Hello students, this is our 9th lecture about the literary criticism. Here we start our next critic, Longinus. We have completed our 3 or 4 lecture on the poetics of the Aristotle and the concept of tragedy. Here we will start our next critic, or we will move to the next critic, which is called, who is the Longinus. The Longinus as a critic, let me see the historical flash, and let me take to the historical flash about the Longinus. It is also called Dionysius Longinus. Dionysius Longinus, ये लफ्ज़ है Dionysius Longinus, ठीक है जी. It is also called Dionysius Longinus, and it was flourished in the 1st century AD. ठीक है जी, 1st century AD, यानी कि आफ्टर डेथ ऑफ द क्राइस्ट. ये जो पहली सेंचुरी थी उसके अंदर ये लिखा गया था, राइट अप किया गया था. द फर्स्ट अर्लियर मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ the text from the 10th century got and printed in 1554. 10th सेंचुरी के अंदर उसका जो पहला मैन्युस्क्रिप्ट था वो जो है ना वो दरियाफ्त हुआ था और इसको पब्लिश किया गया था, प्रिंट किया गया था 1554 में. ठीक है जी. There are different names related to it. ये जो स्क्रिप्ट, जो मैन्युस्क्रिप्ट जो था, ये इसको डिस्कवर किया गया था, इसको डिफरेंट नेम्स जो है इसके साथ एसोसिएट किए जाते हैं हिस्टोरिकली. एक्चुअली जो है ना इसका जो राइटर है, ठीक है ना, वो बेसिकली कंट्रोवर्शियस है हिस्ट्री के अंदर. ये पता नहीं है किसने इसको राइट अप किया है, यानी कि कंफर्म नहीं है उसके राइटर का ना नाम. लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा एक वर्क था लिटरेचर का, जिसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है वेस्टर्न लिटरेरी मूवमेंट्स को. यहाँ तक कि मिडिवल एज की बहुत सारी मूवमेंट्स थी वो लिटरेचर की, वो इससे भी इन्फ्लुएंस्ड हुई हैं. ठीक है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. सो डिफरेंट नेम्स रिलेटेड टू इट आर डायनेसिस ऑफ हेलिकार्नेसस. एक तो ये नाम इसका सुना जाता है. दूसरा नाम क्या है? कैसियस लॉन्जाइनस. कैसियस लॉन्जाइनस दूसरा ये नाम है. थर्ड नेम जो है वो प्लूटार्क. बट द सोल्यूशन हैज़ बीन टू नेम स्यूडो लॉन्जाइनस. कहता है ये 3 तरह के नाम मिलते हैं, लेकिन इसका जो सोल्यूशन जो है ना हमेशा दिया जाता रहा है नेम के हवाले से, वो स्यूडो लॉन्जाइनस. स्यूडो मीन ये लॉन्जाइनस जो है वो तो कंफर्म्ड है, और स्यूडो का मतलब ये है सेमी. ठीक है ना, क्योंकि लॉन्जाइनस नामी 2-3 फर्द आते हैं. ठीक है जी, उनके इसलिए उनकी जो अनकन्फर्मेशन है उसको स्यूडो के वर्ड से जो है ना वो डिनोट किया जाता है. The work the name of the work that was written by the Longinus is the On the Sublimity. On the Sublime जो है ना वो उसका टाइटल नेम है. Longinus ने जो टेक्स्ट जो है ना वो प्रोड्यूस किया था. Then he defines sublimity. सबलिमिटी का एक आइडिया है, इसके ऊपर हमारे इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 लेक्चर्स हैं, उसके अंदर इसको हम डिटेल में देखेंगे कि सबलिमिटी से
जो है ना वो मुराद क्या ले रहा है ये लॉन्जाइनस। तो ही डिफाइंस, इधर हमें ओवरव्यू दे रहे हैं उसका, उसके जो डेफिनेशन दी हुई है अपनी बुक के अंदर। ही डिफाइंस सबलिमिटी इन द लिटरेचर एज द इको ऑफ ग्रेटनेस ऑफ द स्पिरिट। यानी कि जो ये क्या है जी, ये है जी रूह की जो अजमत की जो एक पुकार है ना लिटरेचर के अंदर, ठीक है जी। यानी कि ख्याल की अजमत की जो एक आवाज़ है, तख़य्युल की अजमत की आवाज़ से मुराद लिया है। यानी कि जो ख्याल है ना उसके अंदर भी कैटेगरीज़ है। तो इसके मुताबिक जो रूह है उसकी कैटेगराइजेशन है। ये कैटेगराइजेशन ये है कि रूह जो है या स्पिरिट जो है इसके अंदर ग्रेटनेस भी पाई जाती है और इसके अंदर जो लोनेस भी पाई जाती है। ये एलिमेंट दोनों मौजूद है। तो स्पिरिट जो है वो अपनी ग्रेटनेस के ऊपर बैठ के जो है ना वो बुलंद आवाज़ में बात करे, ठीक है। या स्पिरिचुअल जो ख्याल जो है वो एक बड़ी सतह पे जाके अपने आप का बयान करवाए, ठीक है। वो जो है ना सबलिमिटी पैदा करेगा, ठीक है। उस पोजीशन को, जिस पोजीशन पे एक ख्याल जो है वो बैठ के एक बयान जो है ना वो दे रहा है, या वो वहाँ पे वो क्या कर रहा है, इको पैदा कर रहा है, इको आवाज़ को, तो वो पोजीशन उसकी सबलिमिटी है। दैट इज़ द मॉरल एंड इमेजिनेटिव पावर ऑफ द राइटर दैट परवेड्स अ वर्क। जी ये अब जो राइटर है ना उसकी इमेजिनेटिव और उसकी मॉरल पावर का नतीजा, उसकी वो अखलाकी और तख़य्युली ताकत किसी भी मुसन्नफ़ की जो उसके काम के अंदर क्या होती है, पेवस्त होती है, ये उसका नतीजा होता है। यानी कि तो जो उसका जो लिटरेरी वर्क है वो सबलाइम कैसे बनता है, जब उस राइटर की मोरालिटी और उस राइटर की जो इमेजिनेटिव पावर है, पावर ऑफ मोरालिटी एंड इमेजिनरी, ये दो पावर्स जो हैं वो उसकी राइटिंग का पार्ट्स बनती हैं। ये दोनों पावर्स मिलकर जो हैं वो उसकी सबलिमिटी जनरेट करती हैं, या ये दो सबलिमिटी का जो है वो क्या है, वो एसेंशियल पार्ट बनती हैं, ठीक है जी। द ग्रेटनेस, अब ये बात कर रहा है जो हमने वो बात की इको इन द ग्रेटनेस ऑफ द स्पिरिट की बात जो कर रहा है। अब वो ग्रेटनेस को थोड़ा अनफोल्ड करेगा कि ग्रेटनेस से क्या मीनिंग ले रहा है वो। द ग्रेटनेस इन द लिटरेचर इज एस्क्राइब्ड टू क्वालिटीज इनेट इन द राइटर रादर दैन इन आर्ट। जी वो कहता है ग्रेटनेस का जो मतलब है ना, इसका ताल्लुक इनेट क्वालिटीज़ के साथ है राइटर की, ठीक है। अगर तो यानी कि इनेट क्वालिटी का मतलब क्या है कि बाय बर्थ जो है वो इस क्वालिटी को लेकर, इस ग्रेटनेस को लेकर पैदा होता है, ठीक है। जबकि आर्ट के अंदर ये चीज़ नहीं पाई जाती। वो कहता है ग्रेटनेस जो है ये राइटर के अंदर पाई जाती है बाय बर्थ, आर्ट के अंदर नहीं है पाई जाती, ठीक है ना। और आर्ट के अंदर वो चीज़ कहाँ से आती है, वो राइटर के राइट करने, उसके वर्क का रिजल्ट होता है कि वो आर्ट के अंदर या आर्ट की सूरत में वो क्या हो जाती है, इनकारनेट हो जाती है द ग्रेटनेस। सो इट इज़ द ग्रेटनेस इन थॉट। कहते हैं ये जो है ना अजमत, ये थॉट के अंदर भी होती है। इफ़ नॉट इन बॉर्न, अगर तो ये बाय बर्थ ना हो, मे बी एक्वायर्ड बाय एमुलेटिंग ग्रेट ऑथर्स, तो इसको दूसरे जो ऑथर्स है ना उनकी हमसरी करके उसको हासिल किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई बंदा अपने आप को एरिस्टोटल समझ रहा है या उसके साथ अपने आप को क्या करता है, सिमिलर पाता है, तो उसके ज़रिए इसको ये ग्रेटनेस को गेट कर सकता है। तो प्लेटो को अगर एमुलेट करेगा तो वो वहाँ से उसको गेट कर सकता है, ठीक है। अगर वो उसने कहा कि हमने तो बात की है ना कि इनेट क्वालिटी, अगर वो कहता है अगर इनेट ना हो
फिर ये कहाँ से हासिल होगी? एमुलेटिंग ग्रेट ऑथर्स को, जो बड़े बड़े ऑथर्स गुजरे हैं हिस्ट्री के अंदर, उनके पदरसराई में, उनकी यानी कि उनकी तलमीज़ में, उनकी शागिर्दी के अंदर उन जैसा बनने की कोशिश करने के ज़रिए हासिल की जाती है। ही एम्फसाइज्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाइल। जी, इस वर्क के अंदर उसने जो है ना पहली दफ़ा, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु एम्फसाइज्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाइल ऑफ द राइटिंग। स्टाइल के ऊपर ये पहला बंदा है जिसने कलम उठाया है पूरी की पूरी वेस्टर्न हिस्ट्री के अंदर। ठीक है जी, कि स्टाइल जो है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी आर्ट को या किसी भी लिटरेरी वर्क को सबलाइम करने के हवाले से। एंड ही was also introduced the historical and comparative methods in the literary criticism। ये हिस्टोरिकल और कंपैरेटिव मेथड जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर, वो इसी ने ही इंट्रोड्यूस करवाए हैं। स्कॉट जेम्स एक राइटर है, कॉल्स हिम फर्स्ट रोमांटिक। स्कॉट जेम्स जो है वो इसको फर्स्ट रोमांटिक जो है ना वो कॉल करता है, वेयर एज प्रोफेसर एकिंस एडमायर्स हिम अ ग्रेट क्लासिकल क्रिटिक। जबकि एकिंस जो है प्रोफेसर, ये इसको एडमायर करते हैं बहुत बड़ा क्लासिकल क्रिटिक। ठीक है, जबकि वी नो दैट ही इज़ अ क्लासिसिस्ट इन टेस्ट, अपने टेस्ट में, अपने ज़ौक़ में वो क्लासिसिस्ट है। रोमांटिसिस्ट इन टेम्पर, अपने मिजाज में वो रोमांटिक है। एंड आइडियलिस्ट एट हार्ट, और दिल से वो क्या है? आइडियलिस्ट है। तो दिस इज़ अ वेरी डाइवर्सिव क्वालिटीज़, ठीक है, विच आर कंबाइंड और विच आर गैदर इन द into the body of Longinus. So let me see the Longinus as a romantic critic. Longinus moves from technical to more spiritual side of literature. ठीक है जी, उसके अंदर शिफ्टिंग हमें जो है ना वो फाइंड आउट होती है उसके वर्क के अंदर, कि वो टेक्निकल से स्पिरिचुअल साइड की तरफ जाता है लिटरेचर की। ठीक है, शिफ्टिंग उसके अंदर हमें फाइंड आउट होती है उसके काम में। ही इंसिस्ट्स अपॉन ब्यूटी, एक्सटेसी, पैशन, इमेजिनेशन, इमोशंस, सब्जेक्टिविटी, फीलिंग्स। These are all the different elements or the factors which are essentially associated to the romanticism. तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स और फैक्टर्स हैं ये उसकी राइटिंग के अंदर बड़े प्रोमिनेंट जो है ना वे में हमें फाइंड आउट होते हैं। बाय वायलेटिंग द रूल्स ऑफ एंशियंट, ये एंशियंट ग्रीक्स के जो रूल्स हैं इसने उनको वायलेट किया। ठीक है, दैट मेक्स हिम अ रोमांटिक क्रिटिक। तो ये वायलेशन जो है ना एंशियंट रूल्स से वायलेट करना, ये भी उसको एक रोमांटिक क्रिटिक बनाती है। ही डिस्कार्ड्स द मॉरल फंक्शन ऑफ लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर का जो मॉरल फंक्शन है ना उसको रिजेक्ट करता है ये। ठीक है, एस्थेटिक फंक्शंस को ये एंडोर्स करता है, मॉरल फंक्शन ऑफ लिटरेचर को डिस्कार्ड करता है ये। तो दिस इज आल्सो वन क्वालिटी ऑफ रोमांटिसिस्ट या रोमांटिक क्रिटिक्स जो है उनकी ये क्वालिटी है, वो मॉरल फंक्शन ऑफ लिटरेचर को एक्सेप्ट नहीं करते। सो दैट he was also called the grandfather of romanticism. We have already know the father of romanticism was William Wordsworth. William Wordsworth was the father and Longinus was the grandfather of romanticism. Therefore Scott James says that he was first to expound the doctrines. वो पहला वो बंदा है जिसने उस एक अकीदे को जो है ना वो जन्म दिया, ऑन विच रोमांटिसिज्म रेस्ट, जिसके ऊपर पूरे का पूरा रोमांटिसिज्म जो है ना वो खड़ा हुआ मिलता है हमें। यानी कि अगर लॉन्जाइनस ना होता तो अकॉर्डिंग टू द स्कॉट जेम्स तो रोमांटिसिज्म कैन नेवर बी स्टार्टेड इनटू द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो रोमांटिक मूवमेंट जो थी ना उसकी जो रूट्स हैं वो
इसके काम के अंदर है लॉन्जाइनस के। लॉन्जाइनस एज अ क्लासिकल क्रिटिक के तौर पर इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं लॉन्जाइनस की? एम्फसिस ऑन ऑर्डर एंड ग्रैंडियर ऑफ थॉट एंड लैंग्वेज, जी तख़य्युल और ज़ुबान के पुरशकूह और उसका जो रबत है ना उसके ऊपर जोर देता है। ठीक है, ज़ुबान तो ख्याल और इनके दरमियान जो एक रबत है ना ज़ुबान और ख़याल के दरमियान, इसको ऊपर वो फोकस करता है, इसके ऊपर वो एम्फसिस करता है, जैसे कि क्लासिकल जो राइटर थे वो करते थे। ही आल्सो इमिटेट द वर्क ऑफ ग्रीक्स, तो इसने बहुत सारे ग्रीक्स के वर्क को इमिटेट किया है अपने वर्क के अंदर। देखेंगे हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे इनकी नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। ये एक ओवरव्यू है एज अ क्रिटिक के तौर पे। ही बिलीव्स इन रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो क्लासिकल जो क्लासिसिस्ट है वो रूल्स और रेगुलेशन पे बिलीव्स करते थे। सो दैट हियर वी कैन फाइंड द सेम ट्रेट like the classical critic. Professor Akin says that he is an exponent of the real classicism. जी ये वो कहते हैं कि एक रियल क्लासिसिज्म का ये एक एक्सपोनेंट, इसको प्रोफेसर एकिंस जो है ना वो ये इसके बारे में जुमला बोलते थे कि ये एक्सपोनेंट है। ठीक है जी, रियल क्लासिसिज्म का एक्सपोनेंट है। ये एक्सपोनेंट मतलब है कि मजहर है, ये दलील है किसी भी, यानी कि अगर किसी भी शख्स को दिखाना हो कि क्लासिसिज्म की दलील क्या है, उसको अगर हमें देखना हो तो उसका मजहर क्या है, तो वो कहते हैं कि ये लॉन्जाइनस को देख लो तो आपको क्लासिसिज्म का अंदाज़ा हो जाए कि क्लासिकल होना किसे कहते हैं। लॉन्जाइनस एज अ मॉडर्न क्रिटिक, his theory of aestheticism, his emphasis on imagination, his practical criticism makes him a modern critics. ठीक है जी, तो उसके जो वर्क के अंदर हमें बहुत सारी डिफरेंट थ्योरीज मिलती हैं। इमेजिनेशन पे उसका जो एम्फेसिस है और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, दैट इज़ अ वेरी कॉमन पॉइंट इन द मॉडर्न लिटरेरी वर्क, कि प्रैक्टिकल जो क्रिटिसिज्म है ना वो उसको जो है ना मॉडर्न कहने पर हमें बाउंड करती है। ठीक है, ही इज़ वेरी मच मॉडर्न, बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। व्हेन ही सेज दैट द एम ऑफ लिटरेचर और आर्ट इज़ टू इंस्ट्रक्ट, टू डिलाइट एंड टू परसुएड। ये 3 पर्पज़ उसने बताए हैं जी, एम बताए हैं लिटरेचर और आर्ट के। फर्स्ट जो एम है वो क्या है? टू इंस्ट्रक्ट, क्या करना? इंस्ट्रक्शन करना, तलकीन करना। टू डिलाइट, प्लेयर गेन करना। एंड टू परसुएड, और क्या करना? उसको उस पर परसुएड करना। ठीक है जी, परसुएशन, इंस्ट्रक्शन एंड डिलाइट। ठीक है, दीज आर द 3 एलिमेंट्स विच आर एसोसिएटेड विद द मॉडर्न लिटरेचर। तो मॉडर्न लिटरेचर के अंदर ये तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह ही सिमिलरली these traits can be found into the work of Longinus. ठीक है, so that we can say he is a modern critic. Reyes Robert says that he is a subjective rather than objective, enthusiastic rather than analyst. ठीक है जी, तो जो रेज रॉबर्ट जो है वो इसका जो एक लाइन है, इसकी जो उसकी फेमस लाइन है उसके बारे में, वो कहता है वो सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी से ज़्यादा वो सब्जेक्टिव है, एंथुजियास्टिक एनालिस्ट से ज़्यादा वो एंथुजियास्टिक है। ठीक है जी, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉन्जाइनस एज अ critic. So you can ask me anything if you could find difficult. Thank you.